गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि इलेक्शंस के जो होते हैं प्रेसिडेंट के वो कैसे होते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के रिगार्डिंग, और क्या मेथड होता है, किस तरह से प्रेसिडेंट को चुना जाता है। इन चीज़ों के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट कि जो प्रेसिडेंट है उसकी क्या पावर्स होती हैं, कौन कौन सी पावर्स उसके पास होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। देखिए स्टूडेंट्स, पावर्स एंड फंक्शंस की पावर्स कह सकते हैं, फंक्शंस कह सकते हैं प्रेसिडेंट के क्या होते हैं। इसकी अलग अलग पावर्स होती है। सबसे पहले होती है एग्जीक्यूटिव पावर्स कि एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या आती है। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट ऑल द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आर वेस्टेड इन द इंडियन प्रेसिडेंट कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि देश में जितने भी ऑर्डर्स, जो भी नए रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो सभी उनके रिगार्डिंग सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती है। कि देखो, कोई भी रूल तब फाइनल बनता है जब उस पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है। तो एग्जीक्यूटिव जो भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं देश में, वो सभी उनके रिगार्डिंग पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती है। सेकेंड है, ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट कि जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं देश में वो सभी प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। कि देखो, डीलिंग प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फाइनल जो उस पर सिग्नेचर होगा वो किसका होगा? प्रेसिडेंट का, और वो प्रेसिडेंट के नाम पर सारे डिसीजंस को लिया जाता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन हिज एडवाइस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि प्रेसिडेंट जो होता है वो पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस कि प्राइम मिनिस्टर जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेता है उसकी ये ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की कि उनके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करे, प्रेसिडेंट को बताए कि क्या क्या डिसीजंस लिए होते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल कि प्रेसिडेंट जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो बड़े लेवल पर, वो सारी प्रेसिडेंट के नाम से होती है, प्रेसिडेंट ही उनको करता है। देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, गवर्नर्स, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, एम्बेसडर्स एट्सेट्रा। मीन जितनी भी जो मेजर अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो सभी प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती हैं, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं। इसके बाद होती है मिलिट्री पावर्स। देखिए, आपने पढ़ा भी होगा कि जो प्रेसिडेंट होता है वो डिफेंस फोर्सेस का कमांडर होता है कि यानी कि तीनों जो हमारी आर्मीज़ हैं वो तीनों ही आर्मीज जो हैं हमारी प्रेसिडेंट के अंडर आती है। देखिए, द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया कि इंडिया की तीनों जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनका जो कमांडर इन चीफ होता है वो प्रेसिडेंट होता है। द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू डिक्लेयर वॉर एंड पीस कि प्रेसिडेंट ये जो डिक्लेयर करता है कि कहीं पर किसी के साथ अगर हमारा वॉर होता है तो प्रेसिडेंट ही उसको डिक्लेयर करेगा, पीस मेंटेन करनी है उसको भी प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करेगा। तो वॉर और पीस के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजन होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा लिए जाते हैं। इसके बाद आती है डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स में देखिए क्या आता है कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स एम्बेसडर्स अब्रोड कि जो प्रेसिडेंट होता है दूसरे कंट्रीज़ में एम्बेसडर को अब वो करता है, अपॉइंट करता है। एम्बेसडर्स होते हैं राजदूत, जिन्हें हम बोलते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ में जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ही इवन रिसीव्स पेपर फ्रॉम डिप्लोमेटिक एनवॉयज ऑफ अदर स्टेट्स कि दूसरे कंट्रीज से जो भी कोई डिप्लोमेटिक पेपर्स वगैरह आते हैं तो वो किसके पास आते हैं? वो प्रेसिडेंट के पास आते हैं। ऑल ट्रीटीज़ एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आर साइंड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट कि दूसरे कंट्रीज का जितनी भी ट्रीटीज़ होती हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं कि वहाँ से हमने ये सामान लिया, उससे हम आज सपोज करो कि जो मिलिट्री का मटेरियल लेते हैं, वो सारे उन पर जो एग्रीमेंट्स वगैरह जो होते हैं, डीलिंग्स होती हैं, उन पर जो साइन होते हैं वो प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते जब तक उसे फाइनल नहीं माना जाता। इसके बाद आता है लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव की जो कानून बनाए जाते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू समन एंड प्रोग्राम द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो पार्लियामेंट को कभी भी समन इशू कर सकता है उसे बुलाने के लिए, और कभी भी उसे डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा
फ्रॉम अमंग स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ आर्ट, मीडिया, कल्चर एंड सो ऑन। कि राज्यसभा में वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है जो अलग अलग फील्ड के मास्टर्स होते हैं, जैसे कि कोई आर्ट का हो सकता है, मीडिया हो सकता है, कल्चर या और अलग अलग, उनको 12 मेंबर्स को राज्यसभा में अपॉइंट करता है। और एक चीज़ और है कि 2 मेंबर्स और होते हैं, 2 मेंबर्स को वो लोकसभा में रिप्रेजेंट वो करता है, अब नॉमिनेट करता है, जो एंग्लो इंडियन बोला जाता है। द प्रेजिडेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कि प्रेसिडेंट के पास उनको हैज़ राइट टू एड्रेस, कि उनको एड्रेस कर सकता है, मैसेज सेंड कर सकता है दोनों ही हाउसेज के पार्लियामेंट को, कि कभी भी दोनों की जॉइंट सिटिंग कर सकता है, दोनों जो सेशंस है, दोनों जो हाउसेज है उनको एक साथ बुला सकता है मीटिंग के लिए। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विदाउट हिज कंसेंट। कि कोई भी मनी बिल होता है जो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ, कोई भी मनी से रिलेटेड कोई भी बिल होता है, वो बिना उसको इन्फॉर्म किए पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया सकता। कि पहले उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को दी जाएगी, उसके बाद ही उसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। द प्रेसिडेंट गिव असेंट टू ए बिल आफ्टर विच इट बिकम्स ए लॉ। देखिए, मैंने अभी बताया था कि कोई भी कानून तब तक फाइनल नहीं माना जाता जब तक कि उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं होते। However, he can send the bill back once for reconsideration after it has been passed by the parliament। कि देखिए, पार्लियामेंट ने कोई भी बिल पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजा तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उसको दोबारा से रिकंसिडर करने के लिए वापस भेज सकता है। इफ़ द बिल इज़ अगेन पास आफ्टर रिकंसिडरेशन, कि उसने भेजा और दोबारा से बिल सेम बिल पास होके आ गया, फिर उसे उस पर अप्रूवल देना होगा। द प्रेजिडेंट हैज़ द पावर टू इशू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस, की ऑर्डिनेंस वगैरह वो कर सकता है जारी, अध्यादेश। एन ऑर्डिनेंस इज एन ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूटिव विच हैज़ द सेम इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कि प्रेजिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस देता है तो उसकी पावर्स उतनी ही है जितना कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया गया। इफ द ऑर्डिनेंस इज प्रोमुलेट व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। अब देखो, वो ऑर्डिनेंस कब भेजता है, वो ऑर्डिनेंस तब भेजता है जब दोनों ही हाउसेज जो होते हैं वो पार्लियामेंट के वर्किंग कर उसमें ना हो, कि दोनों ही सेशंस नहीं चल रहे हो, तब वो ऑर्डिनेंस देता है। सच एन ऑर्डिनेंस विल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द रिजेंबली ऑफ पार्लियामेंट। और वो ऑर्डिनेंस 6 वीक्स तक के बाद एक्सपायर हो जाता है, या तो विद इन 6 वीक्स के अंदर जो पार्लियामेंट है वो उसे अप्रूव कर दे तो वो कंटिन्यू हो जाएगा, अदरवाइज वो 6 वीक्स तक कंटिन्यू रहेगा। द प्रेजिडेंट ऑल्सो ग्रांट असेंट टू बिल रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजिडेंट। कि प्रेजिडेंट के पास ये पावर होती है, जैसे स्टेट्स में गवर्नर होते हैं तो गवर्नर्स कई बार क्या होते हैं कि स्टेट के जो मैटर्स होते हैं उनको प्रेजिडेंट के लिए रोक के रखते हैं कि वे प्रेजिडेंट की इस पर हमें एडवाइस लेनी है, तो वो उसको रिजर्व रखता है, वो उसको भेज सकता है। इसके बाद आती है जुडिशरी पावर, जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स में क्या है, द प्रेजिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन और रिड्यूस द पनिशमेंट दैट ए पर्सन रिसीव्स इन केस ऑफ कोर्ट मार्शल और डेथ सेंटेंस। कि प्रेजिडेंट के पास ये अधिकार है कि अगर किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा दी गई हो, डेथ पेनल्टी दी गई हो, तो वो उसकी सज़ा को या तो कम कर सकता है या उसे माफ़ कर सकता है। कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास ये पावर है कि वो उसकी सज़ा को कम कर सकता है या उसे माफ़ कर सकता है। जैसे कि अभी अगर हम बात करें कि निर्भया जो केस था उसके जितने भी वो आरोपी थे, या इसके अलावा जो वो है आपका कि एक टेररिस्ट था, उसके रिगार्डिंग उनको फांसी की सज़ा दे दी गई और उसके बाद उन्होंने जो अपनी याचिका थी वो प्रेसिडेंट के पास भेजी कि भाई उनकी जो फांसी की सज़ा है उसको रोका जाए। तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उसको रोक सकता है, उसे माफ़ कर सकता है या उसे कम कर सकता है, अदरवाइज वो उस सज़ा को एज इट इज़ कंटिन्यू भी रहने दे सकता है। ओके, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट व्हाइल इन ऑफिस। कि कोई भी केस जो है प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं चलाया जा सकता, कब तक, जब तक कि वो अपने ऑफिस में, यानी कि जब तक वो अपनी पोस्ट पर है उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता।
इसके बाद आती है एमरजेंसी पावर्स की। एमरजेंसी पावर्स हो सकता है आपने शायद पहले पढ़ी भी होंगी एमरजेंसी पावर। एमरजेंसी पावर्स कौन सी होती है? एमरजेंसी पावर्स जो होती है 3 होती हैं। एक 3 आर्टिकल्स आते हैं इसके, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ये तीनों आर्टिकल्स में अलग अलग पावर्स हैं। देखिए, एन एमरजेंसी इज ए सडन एक्सीडेंसी डिमांडिंग इमीडिएट एक्शन, कि इमरजेंसी जनरली कोई सडन एक्शन लेना पड़ जाए, अचानक से कंडीशंस कुछ ऐसी हो जाती हैं कि इमरजेंसी में एक्शन लेना पड़ सकता है। इन सच ए सिचुएशन द हेड ऑफ द स्टेट एज्यूम स्पेशल पावर्स, तो उस समय जो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं और प्रेसिडेंट उस समय देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। वो 3 पावर्स है, 3 कंडीशंस में वो इमरजेंसी लगाता है। फर्स्ट आता है वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्टिकल 352 कि आर्टिकल 352 में आता है कि वॉर के समय कि कोई दूसरा कंट्री हमारे ऊपर वॉर अटैक कर रहा है तो उस समय वो इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। सच एन एमरजेंसी इज इम्प्लीमेंटेड व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। कि देखो ऐसी इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है कि जब कोई देश पर या देश के किसी हिस्से पर कोई दूसरा कंट्री अटैक करता है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल जब अटैक होता है उस समय वो लगा सकता है इमरजेंसी को, या इंटरनल डिस्टर्बेंस कि देश के अंदर ही कहीं इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गई किसी एक पार्ट में कि वहाँ पर लोग आपस में एक दूसरे के साथ वायलेंस करें तो वहाँ पर इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद 1 मंथ। और इस तरह की अगर कोई देखो इसका ड्यूरेशन, अगर इस तरह की इमरजेंसी लगाई जाती है तो वो 1 मंथ के लिए होती है और 1 मंथ के अंदर उसे पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होता है और फिर इससे आगे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। पहले 1 मंथ, उसके बाद पार्लियामेंट इसे अप्रूव करेगी और फिर इसे आगे 6 मंथ तक कंटिन्यू रखा जा सकता है। अब आता है इसके इफेक्ट्स कि जब ये इमरजेंसी लगती है तो क्या इफेक्ट्स होते हैं। द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम, कि 3 लिस्ट के रिगार्डिंग आपने पढ़ा होगा, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट पर कानून बनाने अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को होता है, स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है और कॉन्करेंट लिस्ट थी जिस पर कि दोनों को होता है। लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी के समय में क्या है, पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं कि स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उन पर वो कानून बना सकती है। दूसरा, द फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 गेट सस्पेंडेड, कि आर्टिकल 19 आपको ध्यान होगा हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि आर्टिकल 19 के रिगार्डिंग जो हमें फ्रीडम दी गई है उन फ्रीडम को वापस लिया जा सकता है। थर्ड है, द यूनियन गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शंस टू स्टेट एज टू हाउ दे शुड यूज देयर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को वो दे सकती है, डायरेक्शंस दे सकती है कि वो किस तरह से अपनी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसका किस तरह से यूज़ करे। यानी कि स्टेट जो है वो सेंटर के अकॉर्डिंग उस समय काम करना शुरू कर सकता है। ठीक है, एक तो ये था वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के समय कि देश के अंदर या देश के बाहर जब भी कोई इस तरह का सिचुएशन वायलेंस ज़्यादा हो जाता है तो इस इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। सेकंड आती है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में। देखिए इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अराइज व्हेन द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ऑफ ए स्टेट्स ब्रेक डाउन्स, कि जब किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाता है, कि किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इफ़ द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ ए रिपोर्ट फ्रॉम गवर्नर इज सेटिस्फाइड, देखो कि गवर्नर जो होता है, हर स्टेट में गवर्नर होता है राज्यपाल, उसका काम क्या है कि स्टेट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रेसिडेंट को देना, और प्रेसिडेंट के पास कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन जाती है कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के हालात बन रहे हैं, यहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, और अगर प्रेसिडेंट उससे सेटिस्फाई है कि भाई हाँ रिपोर्ट सही है, तो वो वहाँ पर इस इमरजेंसी को लगा सकता है। is satisfied that the state government cannot be carried in accordance with the provision of the constitution, he can declare president rule or constitutional machinery, तो वहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा सकता है, यानी कि वहाँ पर प्रेसिडेंट का रूल लगा सकता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में हम कई बार देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 356 में। इसका ड्यूरेशन देखिए कि इसको सबसे पहले 2 मंथ्स के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है, 2 मंथ्स के लिए,
फिर आगे अगर इसको कंटिन्यू रखना है तो पार्लियामेंट से इसे अप्रूव कराना होगा। ओके, इसके इफेक्ट्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व और सस्पेंडेड, और जिस समय कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगती है उस समय जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या तो उसे हटा दिया जाता है या उसे कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा द गवर्नर इंजॉय ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, और उस समय जो गवर्नर होता है वो उस स्टेट का हेड हो जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल होता है, प्रेसिडेंट के अंडर वो काम करता है, तो उस समय सारी पावर्स गवर्नर के पास आ जाती है। थर्ड जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आती है आर्टिकल 360 में। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब कि इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है कंट्री की बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तब ये, हालांकि इस तरह की इमरजेंसी अभी तक लगाई नहीं गई है, कंडीशंस आई थी लेकिन अभी तक ये इमरजेंसी लगाई नहीं गई। देखिए इसमें क्या आता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इम्प्लीमेंटेड व्हेन द फाइनेंस स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड, कि जब देश की फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशंस को खतरा हो, इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रही हो, तो उस समय इस इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। इसकी ड्यूरेशन जनरली क्या होता है, पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड होती है कि पार्लियामेंट का डिसीजन होता है कितने समय के लिए लगाया, 1 मंथ 2 मंथ इस तरह से। इसके इफेक्ट्स हैं, द यूनियन गवर्नमेंट में गिव डायरेक्शन टू स्टेट टू ऑब्जर्व फाइनेंशियल रूल्स, कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो अपने फाइनेंस जो है उसको थोड़ा सा संभाल के सही तरीके से यूज़ करें। इसके अलावा एक है कि द प्रेसिडेंट इज़ अलाउड टू रिड्यूस सैलरीज, कि प्रेसिडेंट को ये पावर्स है कि वो सैलरीज और अलाउंसेस जो दिए जाते हैं उनको कम कर सकती है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी हो सकती है, हाई कोर्ट के जजेस की भी हो सकती है, और पब्लिक सर्वेंट जो होती हैं उनकी भी। तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है कि इसमें जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनकी जो अलाउंसेज या सैलरीज को रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं कि इस समय कोविड-19 जो कि रिगार्डिंग जो भी फाइनेंशियल यहाँ पर क्राइसिस आ रहा है इंडिया में, तो उस समय क्या है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। ओके, इसके बाद है आपका, तो ये तो था प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कि प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होती है। तो प्रेसिडेंट की पावर्स में ध्यान रखिएगा, एक होती है लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स एंड इमरजेंसी पावर्स। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, अब वाइस प्रेसिडेंट देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम है, कि आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए वाइस प्रेसिडेंट, कि देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 दिया हुआ है उसमें एक वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग बताया गया है कि उसमें एक वाइस प्रेसिडेंट होगा और इलेक्टेड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जिसे कैसे चुना जाएगा, दोनों हाउसेज के द्वारा, जो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। इसमें पुराना दिया हुआ है मोहम्मद हामिद अंसारी, लेकिन इस समय वेंकैया नायडू हैं, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज की, कम से कम 35 ईयर्स उसकी एज हो। इसके अलावा वो एलिजिबल हो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, एलिजिबल हो कि यानी कि राज्यसभा का मेंबर बन सकता हो। शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड और बैंकरप्ट, कोई बैंकरप्ट या अनसाउंड माइंड ना हो। इसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो। ये उसके लिए कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं। अब उसके फंक्शंस क्या हैं, देखिए वाइस प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस हैं, ही इज़ द एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, कि राज्यसभा का चेयरमैन होता है, राज्यसभा की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनको वाइस प्रेसिडेंट लीड करता है। ही मेंटेन्स डिसिप्लिन इन द राज्यसभा, राज्यसभा में डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। ही अलाउ स्पीच टू बी मेड और डेलिब्रेशन टू बी हेल्ड ऑन ए बिल, कि किसी भी बिल पर जब भी कोई चर्चा होती है तो वो बताता है कि कौन अब स्पीच देगा और वोटिंग वगैरह होती है। ही एक्ट एज ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट रिजाइन, डाइज और इज इल, और वो एक्ट एज ए प्रेसिडेंट भी काम कर सकता है, एक्ट कर सकता है। कब, जब प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन दे दिया हो, उसकी डेथ हो गई हो या वो बीमार हो, तो उस समय वो एज ए प्रेसिडेंट काम कर सकता है। तो ये जनरली जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके कुछ फंक्शंस और उस क्वालिफिकेशन दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने एक तो पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट की पावर्स के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया है, और दूसरा हमने वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।